अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से बुनियादी तौर पे हम सिंक्रोट्रॉन और क्लासिफिकेशन फर्दर करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी इसमें भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अमल दखल लेंगे। तो वो कैसे काम करता है, इसमें एनर्जी कैसे होती है, इसमें रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है, क्या इसमें हर किस्म का पार्टिकल एक्सेलरेट किया जा सकता है, ये हमारे सारे आज के टॉपिक के हिस्से होंगे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन, सबसे पहला साइक्लोट्रॉन 1932 में लॉरेंस ने डेवलप किया था। अब बुनियादी असूल इसका बड़ा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में चलता है। जब आप वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन अगर मैग्नेटिक फील्ड में निकाली जाए तो एफ बराबर होगा क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ठीक है, टाइम पीरियड इसका उलट हो जाएगा, यानी 2 पाई एम ओवर क्यू बी के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां से फ्रीक्वेंसी आपकी कहीं वेलोसिटी आ रही है, नहीं आ रही, एनर्जी आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे जो पार्टिकल जिसने ट्रेवल करना है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, उसकी एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अब वो जैसा भी है, यानी लो एनर्जी वाला घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब जितना फास्टर पार्टिकल होगा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा और स्लोअर पार्टिकल का रेडियस छोटा हो जाएगा, मगर वो सेम टाइम में घूमेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो क्योंकि आपने अब फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है तो आपको पता लग गया कि जो तेज होगा उसका सर्कल बड़ा है, जो स्लो होगा उसका सर्कल छोटा होगा, ताकि वो एक रेवोल्यूशन एक जितने वक्त में पूरा कर सके। तो चार्ज पार्टिकल जिनकी डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वो आप जब एक्सेलरेट करवाएंगे तो हाई एनर्जी जो बीम बनेगी वो कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, वहां पे क्रॉस पे लगी होगी इलेक्ट्रिक और, यानी लॉरेंस का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्कीमेटिक फिग में दिखाया गया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, वैक्यूम के अंदर दो डीज रखी हुई हैं। अब ये डी आपके पास नीचे जैसे तस्वीर में देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, तो आपको एक डी शेप में दिख रहा है। यहाँ पे इसके बीच में गैप है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी। तो आपके पास अगली तस्वीर ज्यादा बेहतर आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों डीज को आपने किससे जोड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सोर्स से जोड़ा हुआ है। तो अल्टरनेट करेगा तो इसका ना जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसे एक अल्टरनेटिंग फील्ड फेस करनी पड़ेगी। तो ये बुनियाद है हमारे पास। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन जरा समझ लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन में दो मेटेलिक डीज जैसे ये आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, जिनको दरमियान से काटा गया है। ठीक है, इनको सिलेंड्रिकल बॉक्स में रख दिया जाता है अलोंग द डायमीटर, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर दिखाया गया दिस वन। तो अब आपके पास ये डीज के दरमियान जो दूरी है वो चंद सेंटीमीटर की है और उनको इंसुलेट किया जाता है एक दूसरे से, यानी उनको एक वैक्यूम चैम्बर में रख दिया जाता है। और उनके जो बिटवीन पोल फेसिस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, ऊपर नॉर्थ है जैसे नीचे साउथ दिखाया गया। तो मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारी डी के ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो आपको अगर मैं यहां से देखे तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल आपने देखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो आपके पास सेमी सर्कुलर फेसिस के डीज के, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये जैसे आप देख सकते हो डीज के बीच में, जो आरएफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, यानी एक साइड पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, फिर अल्टर होकर पहले वाली जो नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो फील्ड अल्टर करती रहेगी। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब होगा कि जो सोर्स पार्टिकल है वो भी आपने लोकेट करना है सेंटर ऑफ द गैप में यहाँ पे, ताकि जैसी फील्ड चेंज होगी फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो वो चलेगा चलेगा। तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, फोर्स, तो वो दायरे में घूमना शुरू कर देगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम उसकी वर्किंग को अब देखेंगे कि उसका पाथ कैसे बनेगा। तो अब वर्किंग में हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल, लेट से प्रोटॉन की बात कर देते हैं, आइन सोर्स से हमने डीज के बीच में ये गैप में निकाल दिया, यहाँ पे से प्रोड्यूस किया। तो प्रोटॉन एक्सेलरेट करेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, जो गैप के बीच में अब हो जाएगी आपके पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप के बीच में फील्ड है, तो फील्ड जाहिर सी बात है चार्ज को अपने लिहाज से लगाएगी। अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव प्लेट की जानिब जाने की कोशिश करेगा, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की जानिब जाने की जो गैप के डीज के बीच में गैप है उसमें से वो अपने रिस्पेक्टिव पोटेंशियल की जानिब जाने की कोशिश करेगा।
ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल, चूंकि हम प्रोटॉन का मामला देख रहे हैं, तो प्रोटॉन किस पोटेंशियल पे जाना जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो अब जैसे ही वो चलेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, वो उसे डिफ्लेक्ट कर देगी किसमें? सर्कुलर पाथ में। तो प्रोटॉन आपका एक हॉलो रीजन ऑफ डी में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे आप मामला देख रहे हैं, ठीक है। और वो इस चक्कर में आधे घूम के वापिस आएगा, तो आगे से फिर गैप आ जाएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब वो जब वापिस आएगा आधा चक्कर काटने के बाद, फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करनी पड़ेगी। तो आधे चक्कर को जो टाइम लगेगा, चूंकि हाफ सर्किल तो टी टाइम पीरियड होगा 2 पाई/m/क्यूबी, तो चूंकि टाइम पीरियड का हाफ लेना है तो t/2 आ जाएगा, πm/क्यूबी आ जाएगा। यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, सर्कुलर जो पाथ आपने चूंकि हाफ सेमी सर्कल बनाना, तो जो अब प्रोटॉन है अब उनको फर्दर एक्सलरेट होंगे। क्यों? क्योंकि इस दौरान डीज ने भी अपनी पोलैरिटी बदल ली है। तो आपके पास जो डी ने अपनी रिवर्स पोलैरिटी की है, तो प्रोटॉन फिर उस गैप में से इमर्ज हो जाएगा। तो इस केस में प्रोटॉन फर्दर एक अगले सेमीकंडक्टर दूसरी डी में दाखिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे भी उसने गैप में आधा चक्कर लगा के पहुंचेगा। कितनी देर में पहुंचना लाजिम है? t/2 में, ताकि इस दौरान जो मेरी पोलैरिटी चेंज होनी है डीज की, वो उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सके, ताकि हर दफा उसे जर्क लग सके। तो अब आप सेम इंस्टेंट पे डीज फिर अपनी, जैसे मैंने कहा, पोलैरिटी रिवर्स कर लेंगी, तो प्रोटॉन फिर एक और एक्सेलरेशन का झटका लेगा, क्योंकि उसे फिर वो नेगेटिव पोटेंशियल की जानिब जाना चाहेगा, फोर्स लगाएगी। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी हर झटके के साथ, हर एक्सेलरेशन के या डोज के साथ। तो प्रोटॉन एक स्पाइरल पाथ बनाना शुरू कर देगा। क्यों? अभी शुरू में क्या पढ़ा के आया कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो दायरा बढ़ेगा, तो आपके पास वो बड़े से बड़े दायरे में चलता चला जाएगा। तो हर चक्कर के अंदर जो प्रोटॉन एक एनर्जी हासिल कर रहा है 2qv, तो QV एक साइड से दूसरी QV साइड, एक दूसरी डी से भी QV, तो टोटल 2QV हो गई, ठीक है। तो तकरीबन 100 रेवोल्यूशन के बाद प्रोटॉन के पास सेवरल मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाती है। ये बहुत बड़ी एनर्जी की मिकदार है। तो आपने सफर के इख्तिताम पे उससे हम सर्कुलर पाथ से बाहर निकाल देते हैं एक नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्टर प्लेट की मदद से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बाहर आता है चैम्बर से और एक बहुत छोटे से रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो रेजोनेंस हो रही है, दो तरह के टाइम पीरियड मैच कर रहे हैं। कैसे? कि साइक्लोट्रॉन जब एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड लेट से टी नॉट है RF इलेक्ट्रिक का, उसका टाइम पीरियड टी है रेवोल्यूशन का। दोनों टाइम पीरियड मैच होने चाहिए कि जितनी देर में एक ने अपनी पोलैरिटी बदलनी है उतनी देर में वो आधा चक्कर डी में काट ले। तो आपके पास टी नॉट बराबर है टी के, तो टी नॉट हमने पढ़ा था 2 पाई/m/क्यूबी, तो यहां से एफ नॉट निकाला जा सकता है, उल्टा लो QB/2 पाई/m। तो इस कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, जो एनर्जी एक्वायर्ड करनी थी उसने वो 2qv में ऊपर से बता किया, एक डी से QV दूसरी डी से QV, तो टोटल 2qv हो गई। अगर वो n चक्कर काटता है तो n जरब दे दो 2nqv, टोटल एनर्जी जो उसने हासिल कर ली वहां से। अगर मैं कहूं कि रेडियस निकालो, तो आप सरकम काइनेटिक एनर्जी और उसका फार्मूला लगा सकते हो, तो QVB वाला, तो आपके पास बराबर आ जाएगा mvx/QB बराबर r के आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑर्बिट की देखो तो V मैक्सिमम इधर रखो, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो QBR/m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम सारे जानते हैं, 1/2mv² होता है। वेलोसिटी की वैल्यू डालो तो ये एनर्जी आ गई। अब एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है, तो ये है NQV। तो ये इसका अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, Q चार्ज, V पोटेंशियल, जो आपके डिफरेंस आएगा उसके बीच में। यहाँ पे Q चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड, R रेडियस और M आपके पास क्या आ गया? मैस। ये R जो है फाइनल ऑर्बिट का रेडियस लेना है आपने, ये याद रखना है। तो अब जो फाइनल एनर्जी पार्ट साइक्लोट्रॉन से पार्टिकल ने हासिल की, वो आपके पास वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी अगर आप इस टूल से देखते हो जो डी के क्रॉस में है, तो अब आप दोनों एनर्जियों को अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो फाइनल एनर्जी ये बताती है कि पार्टिकल को एक लार्ज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से गुजरना होगा, अप्लाइड वोल्टेज उसकी अगर कम है ताकि स्मॉलर नंबर ऑफ यानी रेवोल्यूशन होंगी, और अगर अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी हासिल करेगा। यानी अगर आपका झटका ही उसको शुरू में ही ज्यादा लग रहा है तो जाहिर है वो ज्यादा एनर्जी हासिल करेगा। अगर आपने छोटी बैटरी लगाई हुई तो उससे ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम प्राइमरी मकसद देखें तो वो तो चार्ज पार्टिकल को धक्का दे रहा है, यानी एक डी से दूसरी जानिब डी की जानिब धकेलता है, तो इसका ना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड फंक्शन जरा समझने वाला है कि वो फोकस करता है चार्ज पार्टिकल को एक शार्प बीम में, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो गैप के बीच में होगी वो रोल प्ले करेगी एक लेंस का, इलेक्ट्रॉन लेंस का, जो फोकस करेगी किसको, चार्ज पार्टिकल्स को। ये एक बड़ा अहम है, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोकसिंग कर रही है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती तो वो एक जैसी फोर्स लगती, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसका पाथ डेविएट हो रहा है आपके पास, तो वो एक फोकस एक पॉइंट पे उसे कर रहे हैं। फिर अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखें तो बुनियादी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड ने उसे दायरे में घुमाना है, यानी डिफ्लेक्ट करना है सर्कुलर पाथ में, ताकि वो बार बार उसी में घूमता रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार दिक्कत देती रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल करे। मगर सेकंड फंक्शन क्या है कि ताकि उसके पाथ को करेक्ट रखा जा सके, कि वो किनारों के करीब करीब घूमता रहे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे कि आपके पास एच मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, एफ फोर्स को दिखा रहा है, ये उसकी वेलोसिटी दिखा रहा है। तो आपके पास यानी उसे दोबारा मीडियन लाया जाता है लॉरेंस फोर्स के कंपोनेंट की मदद से। ये आप वो कंपोनेंट देख सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द किनारों पे जाहिर है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो वो उसको दोबारा अंदर रखेगी। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस अगर हम देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि हम यहाँ से हाई पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास बम्बार्डिंग के तौर पे एक्ट करेगा, जिससे नए एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। फिर साइक्लोट्रॉन को हम यानी एक तरह से इम्प्लांट करते हैं पार्टिकल सॉलिड्स के अंदर, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जा सके। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं ताकि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पैदा किए जा सके, रेडियो आइसोटोप्स, ताकि जो मेडिसिन के ट्रीटमेंट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। फिर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे हम ऊपर भी कह के उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम तो ये बड़ा अहम एक कंसेप्ट है कि जो चार्ज पार्टिकल ने एनर्जी हासिल की वो मैंने अभी निकाली 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। अब मसला ये है कि ये चार्ज पार्टिकल इंतहाई साइज में छोटे होते हैं। जितनी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे ये मैक्सिमम एनर्जी पे चलते जाएंगे, ये तो आपके पास इनकी जो उसको कहते हैं ना, एनर्जी को कंट्रोल करना, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड करेगी। कि अगर आप मैग्नेट को बढ़ा दोगे तो आपके पास यानी अल्टीमेट लिमिट होगी साइज ऑफ द मैग्नेट। जाहिर है मैग्नेट का भी कोई तो साइज ही होगा ना, तो जो और आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को, एक चीज यानी वो लिमिट के अंदर है, हम उसे अनलिमिटेड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अनलिमिटेड नहीं हो सकती, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब मसला ये है कि आपके पास बेसिक जो लिमिटेशन है वो है रिलेटिविस्टिक वेरिएशन, कि मैस वेरी करेगा। क्योंकि अब अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो जाती है, तो जो मैस है वो इंक्रीज कर देगा। हमने टूल पढ़ा हुआ है m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एम नॉट तो रेस्ट मैस होता है, तो इसका मतलब जब वो रेस्ट मैस होगा तो टी नॉट बराबर होगा 2 पाई एम नॉट ओवर क्यू बी, और जब वो स्पीड के साथ चल रहा होगा तो 2 पाई एम ओवर क्यू बी आ जाएगा। एम यानी उसका रिलेटिविस्टिक मैस के तौर पे आ जाएगा। तो अब अगर इस एम की जगह वैल्यू प्लेस कर दो तो ये अब आपको टाइम पीरियड में रिलेटिविस्टिक टूल भी मिल गया है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो मैसेज के लिहाज से देखी जाए तो टी ओवर टी नॉट एम ओवर एम नॉट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ई ओवर ई नॉट टी आ जाएगा। ई नॉट रेस्ट पार्टिकल की एनर्जी है जब आपकी वेलोसिटी इंतहाई कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से। ई उस वक्त की है जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो रेस्ट मैस की एनर्जी प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी टी हमारा टी नॉट से ज्यादा जाएगा, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि पीरियड आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा और आपकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकल है वो फेल हो जाएगा गैप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत बढ़ रहा है उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह रिवर्स हो जाएगी। तो इस फेलियर की वजह से वो डी एक्सलरेट हो जाएगा, एक्सलरेट होने की बजाय। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो आपकी लो एनर्जी है, आप उससे रेवोल्यूशन उसकी डबल हो जाएगी।
इस गैप में नहीं पहुंचा सकते, तो इसका मतलब आपके पास वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होगा, आपका फर्दर एक्सेलरेशन रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को आप हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका मैस इंतहाई कम होता है, रिलेटिविस्टिक चेंजेस की वजह से आप नहीं उसे लेके जा सकते। फिर आप इसमें न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगानी है। तो आपके पास इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल भी, यानी आप लिमिटलेस स्पीड पे नहीं चला सकते, और अनचार्ज पार्टिकल्स को भी आप इसमें एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। तो ये हमारा एक बेसिक है। अब इसी कंसेप्ट के तहत आगे हम एक दफा इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करके देखेंगे तो फिर क्या मामला होता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कांस्टेंट करके देखेंगे क्या मामला होगा, या आने वाले लेक्चर में नई तरह के पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे पास आएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।